नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का प्रसाद क्लासेस में। फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यवसाय की आवश्यकता अनुसार वित्त उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। पूंजीकरण की मात्रा सुनिश्चित करना, ये भी सही है। पूंजी के अनुकूलतम उपयोग को निश्चित करना, यह भी सही है। तो इसके सभी ऑप्शन सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, वित्तीय प्रबंध क्या है? वित्तीय प्रबंध कर्मचारी प्रबंध की एक सहायक क्रिया है, बिल्कुल गलत है। स्वतंत्र प्रबंध की क्रिया है, बिल्कुल है। उत्पादन प्रबंध की सहायक क्रिया है, गलत है। और विपणन प्रबंध की सहायक क्रिया है, ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर की स्वतंत्र प्रबंध की क्रिया है। तो वित्तीय प्रबंध मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एज इंडिपेंडेंस मैनेजमेंट एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, कंपनी के वास्तविक स्वामी कौन होते हैं? तो कंपनी के समतांशधारी होते हैं। पूर्वाधिकारी स्वामी होते हैं, वास्तविक रूप से नहीं होते हैं, स्थगित भी नहीं तो प्रयुक्त भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समता अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूर्वाधिकारी अंश क्या है? स्वामीगत पूंजी है, बिल्कुल है। ऋणागत पूंजी जो है ये नहीं है। उपरोक्त दोनों नहीं हो सकते हैं और ये भी नहीं। तो ये स्वामीगत पूंजी है, पर वास्तविक रूप से इनको स्वामी का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, एक स्टेटमेंट दिया गया है, वित्तीय प्रबंध वित्तीय निर्णय लेने का वह क्षेत्र है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों व उपक्रम के लक्ष्यों में एक रूपता स्थापित करता है। यह स्टेटमेंट किसका है? गुथमैन का, वेस्टर्न का, कोहन का या वाकर का? तो इसका सही आंसर है वेस्टर्न एवं ब्रिघम का जो है ये स्टेटमेंट है कि वित्तीय प्रबंध वित्तीय निर्णय लेने का वह क्षेत्र है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों व उपक्रम के लक्ष्यों में एक रूपता स्थापित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन सी वित्तीय विश्लेषण से संबंधित नहीं है? कोष प्रवाह विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, प्रमाप विचलन या विचरण विश्लेषण? तो इसका सही ऑप्शन है कि प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, दीर्घकालीन ऋण प्राप्ति का स्रोत है? वित्तीय संस्थाओं से, बिल्कुल है। विदेशी विनियोग से भी है, पब्लिक डिपॉजिट भी है। तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा जो दीर्घकालीन ऋण प्राप्ति किया जा सकता है, तो इन सभी से किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा कारण अति पूंजीकरण से संबंधित नहीं है? मतलब जब अत्यधिक पूंजी हो जाए। तो स्थायी संपत्तियों का अवमूल्यन अति पूंजीकरण नहीं, ये तो न्यून पूंजीकरण किया जा रहा है। अधिक पूंजी का निर्गमन बिल्कुल होता है, और प्रवर्तन का ये भी। तो इसका आंसर नहीं ही पूछा जा रहा है और नहीं यही है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा स्थायी संपत्तियों का अवमूल्यन अति पूंजीकरण से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ऋण पत्र होते हैं कैसे? अल्पकालीन पूंजी, दीर्घकालीन, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋण पत्र होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल यहाँ पर है, पर ये एक लेनदार ही बोले जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। और कहीं कहीं ये लेनदार अगर नहीं दिया है तो आप वहाँ पर इनको क्या कर सकते हैं, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं ही होगा। तो इसको डी भी ऑप्शन सबसे बेटर है। क्वेश्चन नंबर है 10 में पूछा गया है कि दीर्घकालीन पूंजी चलित पूंजी की व्यवस्था की जा सकती है जन निक्षेप द्वारा, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, आय का पुनर्निवेश या उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर है कि उपर्युक्त जो सभी है वो इसका सही ऑप्शन है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, में कंपनी के लिए अल्पकालीन वित्त व्यवस्था की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? अंशों के निर्गमन, ये दीर्घकालीन होता है।
विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं, दीर्घकालीन ऋण पत्रों का दीर्घकालीन, अल्पकालीन केवल बैंक से ही ऋण हो सकता है, जैसे लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक अधिविकर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी नंबर सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्न में से किस साधन से प्राप्त आय अनिश्चित होती है? समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋणपत्र या बंध पत्र। तो इसका है किससे कि आय जो है वो निश्चित नहीं होती है, ये जो सबसे लास्ट में पाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, समता अंश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आंतरिक वित्त प्रबंधन का स्रोत नहीं है, मतलब जो इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो है वो सोर्सेज इसमें से कौन सा नहीं है? संपत्ति का विक्रय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ह्रास कोष हो सकता है क्योंकि ये फंड है, और ये भी फंड है, और ये भी फंड है। फंड का नहीं कौन है? वो है संपत्ति का विक्रय। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ए नंबर सही है। आंतरिक वित्त प्रबंधन का परिणाम है, कौन सा परिणाम है? अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि, एकाधिकार, अंशधारियों में असंतोष या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही है आंतरिक वित्त प्रबंधन का सही ऑप्शन है वो है उपर्युक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है कि अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि, एकाधिकार तथा अंशधारियों में असंतोष ही आंतरिक वित्त प्रबंधन का परिणाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, मध्यकालीन वित्त आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है? बैंक द्वारा, लेनदार द्वारा, विमोचन या सार्वजनिक निक्षेप। तो इसका होता है जिनको हम बहुत जल्दी ही रिडम्पशन कर सकें, उन ऋण पत्रों को मध्यकालीन वित्त की आवश्यकता के अंतर्गत डाला जाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी नंबर हो जाएगा, विमोचनशील ऋण पत्र के द्वारा मध्यकालीन वित्त की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सबसे जोखिम, इधर से हो गया हमारा, एक सेकेंड। नेक्स्ट है सबसे जोखिमपूर्ण प्रतिभूति कौन सी मानी जाती है? ऋणपत्र, पूर्वाधिकार, समता या उपरोक्त सभी। तो इसका सही हो जाएगा जो सबसे जोखिम जो होता है वो कब किस पर होता है? वो समतांश पर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 16 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 का लाभांश या ब्याज दर किस प्रतिभूति के संबंध में पूर्व निर्धारित नहीं होती है? किसमें निर्धारित नहीं होती है? ऋणपत्र में, शोध अधिमान अंश में, संचयी अधिमान अंश या समतांश। तो इसका सही आंसर है समता अंश के अंतर्गत लाभांश या ब्याज दर किसी प्रतिभूति के पूर्व में निर्धारित नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जन निक्षेप से तात्पर्य क्या है? क्या है ये पूछा जा रहा है। सरकार से प्राप्त उपनिधियां जन निक्षेप क्या है? तो ये अगर आपसे पूछा जाए बिल्कुल नहीं है। एजेंटों के पेशगी बिल्कुल नहीं। जन निक्षेप मतलब पब्लिक, और पब्लिक मतलब जनता से व्यापक स्तर से प्राप्त निक्षेप। तो ये हो सकता है, और ये दो ऊपर के नहीं है, तो उपयुक्त सभी नहीं है। तो इसका सही हो गया जन निक्षेप से तात्पर्य जनता से व्यापक स्तर पर प्राप्त निक्षेप जो है वो इसका सही ऑप्शन है। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। कौन सा क्वेश्चन 19 का सी जो है 19 में पूछा जा रहा है कौन सा स्रोत वित्तीय व्यवस्था पर भार नहीं बनता है? तो भार नहीं बनेगा, पब्लिक डिपॉजिट तो भार बनेगा, ऋण पत्र भी बनेगा, और वित्तीय संस्थाओं से ऋण बनेगा। परंतु जो रिटेन अर्निंग है, जो आपने कमाया है, वो वित्तीय व्यवस्था पर भार नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है 20 औद्योगिक वित्त के साधन के संबंध में सुख का साथी क्या है? मतलब सुख में साथी कौन होता है? पब्लिक डिपॉजिट या अभिकोपक या साहूकार या व्यापारिक बैंक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जन निक्षेप जो होता है वो औद्योगिक वित्त के अंत में सुख का साथी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 21, पूंजी संरचना का निम्न सिद्धांत है।
निम्न सिद्धांत कौन सा है वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो पारस्परिक दृष्टिकोण है, शुद्ध आय दृष्टिकोण है, मोदगिलानी मिलर दृष्टिकोण भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पूंजी संरचना से आशय है, जो पूंजी कैपिटल जो है स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो द्रवित पूंजी जो है वो नहीं, सामान्य अंश पूंजी नहीं, विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के मध्य उचित अनुपात का निर्धारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूंजी संरचना से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के प्रतिभूतियों के मध्य उचित अनुपात का निर्धारण करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो पूछ रहा है वित्तीय नियोजन के समय महत्वहीन क्या है। उद्योग की प्रकृति, जोखिम की मात्रा, सरकारी नियंत्रण या उपभोक्ता व्यवहार। तो वित्तीय नियोजन के जो महत्वहीन है वो उपभोक्ता व्यवहार है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। पूंजीकरण संबंधित है पूंजी की मात्रा के किस पर है। तो ये पूछा जा रहा है नियमन से, निर्धारण से, नियंत्रण से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा निर्धारण से। पूंजीकरण संबंधित है पूंजी की मात्रा के निर्धारण से। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है पूंजीकरण की राशि के निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है। पूंजीकरण की लागत निर्धारण सिद्धांत बिल्कुल, पूंजीकरण का आय उपार्जन का सिद्धांत ये भी सही है। तो ये जब ये दोनों सही है तो अगला ऑप्शन दो ही है और अगला ये चौथा गलत होगा। तो पूंजीकरण की राशि के निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है पूंजी की लागत सिद्धांत किया जाता है और पूंजीकरण का आय से उपार्जन का सिद्धांत किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 25 का सी जो है वो सही हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 में अति पूंजी का परिणाम क्या है। साख में कमी, लाभांश का कम भुगतान, पूंजी का दुरुपयोग या उत्पाद के मूल्य में वृद्धि। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि उत्पाद के मूल्यों में वृद्धि ही अति पूंजीकरण का परिणाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। कोई कंपनी उच्च दंतीकरण की स्थिति में है, मतलब बहुत ज़्यादा कैपिटल गियरिंग रेशियो, मतलब वहाँ से बहुत ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना उस पूंजी से ज़्यादा है। तो ये पूछा जा रहा है। तो जब समता पूंजी का कुल पूंजी से अनुपात कम हो, बिल्कुल सही है। पूर्वाधिकार पूंजी का कुल पूंजी के अनुपात कम हो, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समता पूंजी का कुल पूंजी से अनुपात कम हो तो उसे हम कोई कंपनी का उच्च दंतीकरण की स्थिति में होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 का है कोई कंपनी निम्न दंतीकरण की स्थिति में होती है। कब होती है वो आपसे पूछ रहा है। तो 28 में पूछ रहा है समता पूंजी, कुल पूंजी, पूर्वाधिकार प्लस ऋण, कुल पूंजी, पूर्वाधिकार या इसमें से ऋण पूंजी वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पूर्वाधिकार प्लस ऋण पूंजी से भी बड़ी क्या होती है वो कुल पूंजी होती है। मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। निम्न की स्थिति है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कार स्टार्ट की तुलना पूंजी दंतीकरण की किस स्थिति से होता है। समता का व्यापार, अति पूंजीकरण, निम्न दंतीकरण या उच्च दंतीकरण। तो कार स्टार्ट जो होता है वो एक निम्न दंतीकरण के लिए अंतर्गत ही आता है। तो 29 का ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कार की स्थिरगत पूंजी दंतीकरण की किस स्थिति का द्योतक है। तो ये पूछा जा रहा है। तो समता का व्यापार, अति पूंजीकरण या निम्न दंतीकरण या उच्च दंतीकरण। तो कार की जो स्थिति गति पूंजी दंतीकरण की जो स्थिति होती है उसे हम उच्च दंतीकरण के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व प्रतिभूतियों के निर्गमन को प्रभावित करता है। मतलब ऐसा कौन सा तत्व है जो सिक्योरिटीज को निर्धारित करेगा। कौन सा। विनियोग से सुरक्षा करेगा, प्रबंधकों की साख भी करेगा और व्यवसाय की प्रकृति भी करेगा।
तो इसका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 में पूछा गया है अतिरिक्त वित्त पूर्ति के सर्वोत्तम विकल्प के चयन की निम्नलिखित रीत है। मतलब कौन सी रीत सबसे अच्छी है? संभावित प्रत्यंश आय रीत, संभावित परिचालन लाभ रीत, संभावित बाजार मूल्य रीत या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है अतिरिक्त वित्त पूर्ति के सर्वोत्तम विकल्प के रूप में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है का वर्किंग कैपिटल है फिक्स्ड कैपिटल, करंट कैपिटल या हमारी विनियोजित या उपरोक्त सभी। जो वर्किंग कैपिटल होती है उसका फार्मूला ही होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो दोनों करंट की बात हो रही तो इसलिए चालू संपत्ति का ही हिस्सा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 में जो है वो कहा जा रहा है 34 में है वर्किंग कैपिटल के पूर्वानुमान की निम्नलिखित विधि कौन सी है? रोकड़ पूर्वानुमान विधि, प्रक्षेपित आर्थिक चिट्ठा विधि, परिचालन चक्र विधि या उपरोक्त सभी। तो वर्किंग कैपिटल वाला जो इसके अंतर्गत आता है तो रोकड़ पूर्वानुमान विधि भी आता है, प्रक्षेपित आर्थिक चिट्ठा विधि भी आता है और परिचालन चक्र विधि भी आता है। तो इसमें जो आता है वो उपरोक्त सभी आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। पूंजी ढांचा निम्नलिखित में से किन घटकों से प्रभावित होता है? व्यवसाय का स्वभाव या आय की प्रत्याशा या विनियोगिताओं का रुझान। तो कैपिटल स्ट्रक्चर तभी आएगा जब व्यवसाय का नेचर होगा, हम लोग जानेंगे उसकी रिटेन्ड कैसी आ रही, अर्निंग कैसी हो रही और उसी हिसाब से जो उसमें इन्वेस्ट हैं उसी हिसाब से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है ऋण पत्रों का निर्गमन कंपनी में अंशधारियों के किस हित को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? आय, जोखिम नियंत्रण या इनमें से कोई नहीं। तो ऋण पत्र का निर्गमन जो है अंशधारियों के हित के किस को प्रभावित नहीं करता है? तो आय तो उनकी कम पड़ जाती है और जोखिम भी हो जाएगा, पर नियंत्रण जो है वो इक्विटी शेयर होल्डरों के प्रवाह के पास ही रहता है। तो इसलिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछ रहा है 37 में निम्नलिखित में किस स्रोत से प्राप्त आय अनिश्चित होती है? तो इनकी अनिश्चित होती है, इनका एक फिक्स रेट होता है, इनका भी फिक्स रेट होता है और इनका भी फिक्स रेट होता है। पर अनिश्चित किसकी होती है? समता अंशों की। कभी कम भी हो सकती है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है 38 में है चलित पूंजी की व्यवस्था मतलब करंट की किससे की जा सकती है? पब्लिक से, बिल्कुल बैंक से, रिटेन अर्निंग के इन्वेस्टमेंट से। बिल्कुल सही है। तो ये सभी सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 बोनस अंश निर्मित किए जा सकते हैं किससे किए जा सकते हैं? अंश प्रीमियम खाते से, बिल्कुल। लाभांश खाते से, ये भी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से किए जा सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी से किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो था वो सही था। क्वेश्चन नंबर 40 है 40 में पूछा जा रहा है वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करने वाले तत्वों के संबंध में निम्न में से सही है? नगद व उधार क्रय, बिल्कुल। नगद उधार विक्रय भी, मौसमी परिवर्तन, स्कंद भी। तो ये सभी करंट हैं तो इसलिए सभी सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। 41 पूछ रहा है निम्न में से कौन सा वित्तीय विवरण है? मतलब कौन सा वित्तीय विवरण के अंतर्गत आएगा ये इसमें पूछ रहा है। तो 41 में लाभांश बिल्कुल आएगा, बैलेंस शीट आएगा, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग आएगा। तो ये सभी आएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है उपर्युक्त सभी जो है वो आएगा। 42 व्यापारिक निर्माण विवरण ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग दर्शाता है। क्या दर्शाता है? व्यापार निर्माण से शुद्ध लाभ को दर्शाता है कि नहीं? तो ये नहीं, ये दी गई अवधि में व्यापार निर्माण से व्यवसाय में प्राप्त सकल लाभ ही इसको दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 में पूछ रहा है फाइनेंशियल बैलेंस शीट एक ऐसा विवरण पत्र है जो दर्शाता है संस्था की उत्पादन क्षमता क्या है,
संस्था की लाभार्जन क्षमता क्या है? ऐसी किसी निर्धारित तिथि को संस्था की परिसंपत्तियों एवं दायित्व कितने हैं? तो ये है, तो बैलेंस शीट यही दर्शाता है कि किसी निर्धारित तिथि को संस्था की परिसंपत्तियां एवं दायित्व कितने होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 44 है, नेक्स्ट है, स्थिति विवरण में संपत्तियों एवं दायित्वों का योग समान होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि दोनों शीर्षकों के योग मिलाने के लिए समायोजन प्रविष्टियां की जाती हैं। तलपट के दोनों शीर्षों का योग समान होता है, ये दोहरा लेखा अपनाने के कारण ही होता है। तो इसका 44 का सही आंसर है कि दोहरा लेखा पद्धति अपनाने के कारण स्थिति विवरण की संपत्तियां एवं दायित्वों का योग जो है वो बराबर या समान आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 45 क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा असत्य है, मतलब गलत पूछा है। गलत कौन सा है वो पूछा गया है, तो गलत में है। तो 45 में आइए हम देखते हैं, देयता संस्थाओं के निधियों का स्रोत होता है। बिल्कुल होता है। परिसंपत्तियां संस्था की निधियों का प्रयोग की मदे हैं। बिल्कुल, ए बी ये दोनों सही हैं। तो इसमें से जो है वो 45 का ऑप्शन नंबर डी जो है वहीं आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा गया था और असत्य कोई है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 है, ये पूछ रहा है, निस्थिति विवरण में परिसंपत्तियों के निम्न शीर्षकों में दर्शाया जाता है। चालू संपत्तियां, फिक्स्ड और मिसलेनियस सही है, ये सभी सही है। तो इसका उपयुक्त ऑप्शन जो है डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 47, स्थिति विवरण में दायित्व के किस शीर्ष में दर्शाया जाता है? करंट लायबिलिटी, टर्म लायबिलिटी, नेटवर्थ या उपयुक्त सभी। तो स्थिति विवरण में दायित्व को उपयुक्त सभी में दिखाया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है 48 है, चालू संपत्ति में शामिल है कैश, स्टॉक, डेटर्स या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सभी शामिल हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 में पूछ रहा है, चालू संपत्तियां वे हैं जो आगामी कितने समय के लिए रहें? तो आगामी 12 माह के रोकड़ के रूप में परिवर्तित की जा सके। तो 49 का 12 मतलब 12 का ऑप्शन नंबर बी है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। स्थायी संपत्ति में शामिल हैं, स्थायी भूमि भवन भी होता है, मशीन भी होता है, फर्नीचर, वाहन भी होता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर उपयुक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। 50 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। आइए, ये हमारा पूरा क्वेश्चन पूरा था स्टेटमेंट। अब हम आपके में आते हैं, अगली श्रृंखला हम इससे अगले वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप लोग भी अधिक से अधिक प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।